भारत का पूरा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र ये आरएसएस ने कब्जे में ले लिया है। भारत के बाहर से एक सुरक्षा कवच हमको लाना होगा। हमारा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन हमारी लड़ाई आपस में ही चल रही है। हमारा जो नाम है, हमारे पीछे जो नाम है, ये राष्ट्रपति से भी बड़ा पद है हमारे लिए। हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की बाबा साहब की मूवमेंट है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई लिबास नहीं होता। ये जो लोग तैयार होके जा रहे हैं, ये इनका बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, ये गांधी के दलाल है। क्रांति टीवी के दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आज क्रांति टीवी काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, या कल को मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी सैटेलाइट पे भी हमारा चैनल आए, हमारा स्टूडियो हो और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हमारे हाथों में हो। बाबा साहब के प्रवक्ता राजरत्न अम्बेडकर जी विराजमान हैं। हम उसकी क्रांति टीवी के लिए इंटरव्यू करना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल राजरत्न जी से। राजरत्न जी, आप ज़्यादातर विदेशी दौरों पर रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर नहीं रहता हूँ। साल में 365 डेज में से थोड़ा सा 2 या 3 महीने में विदेशों में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। ज़्यादा समय मैं इंडिया में दे रहा हूँ और विदेशों में भी इसलिए जाता हूँ कि आज जो भारत की परिस्थिति बनी है कि भारत का पूरा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र ये आरएसएस ने कब्जे में ले लिया है। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। पूरा सुप्रीम कोर्ट आज आरएसएस के कब्जे में जा रहा है। पूरा संसद आरएसएस के कब्जे में है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आरएसएस के कब्जे में, और मीडिया तो पूरा उनका ही है। तो आज पूरा देश उनके हाथों में है। ऐसे हालातों में हमको भारत में अगर सुरक्षित रहना है तो भारत के बाहर से एक सुरक्षा कवच हमको लाना होगा। जिस तरह से बाबा साहब लंदन में जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की बात रखते थे, उसी तरह से मैं भारत के बाहर यूनाइटेड नेशंस हो, ब्रिटिश यूनियन, यूरोपियन यूनियन हो, और अभी यहाँ पर मैं इवन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में भी, और ऑस्ट्रेलिया में भी अभी हम लोग एनआरसी और सीए का विरोध करके आए हैं। तो भारत के बाहर से एक दबाव बनाने के लिए हम लोग वहाँ से एक मदद लाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में मैं भारत के बाहर भी जो जा रहा हूँ, वो ये जो संविधानिक पद है उनके पास जा रहा हूँ। जो एक इंटरनेशनल लेवल पे ये जो बॉडीज तैयार है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ के लोगों को हमारी बात रखने के लिए विनती कर रहा हूँ या उनको निवेदन दे रहा हूँ। इसलिए मैं भारत के बाहर 1 साल में से 2 या 3 महीने के लिए जाता हूँ। आप नेशनल लेवल पे बाबन मेश्राम के संगठन से जुड़े रहे हैं, लेकिन जब तक उनके संगठन से जुड़ रहे हैं तो आप पर कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन आप वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप बाबा साहब के प्रपोत्र नहीं हैं। अच्छा, देखो क्या होता है, हमारी आज की नहीं है, ये बाबा साहब के और बुद्ध के समय से ये प्रथा चली आ रही है। तो इन लोगों ने बाबा साहब को भी कभी छोड़ा नहीं। बाबा साहब के लिए भी बहुत सारे लोग अपोज में खड़े कर दिए गए ताकि बाबा साहब का कारवां आगे ना बढ़े। तो ये हमारे परिवार के लिए ये उस समय से चला आया है। मैं, आपने जिनका नाम लिया, मैं उनकी पार्टी में था, बहुजन मुक्ति पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था, और उनके खुद के पेपर्स हैं मूल निवासी नायक में। अगर आप देखोगे कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट किया था नांदेड़ के लिए, तो उस समय में बाबा साहब का परपोता था, और उनके पेपर्स कहते हैं, उनके पेपर्स में वो खुद लिख रहे हैं कि हमने बाबा साहब के परपोते को महाराष्ट्र के सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। जब मैंने देखा कि बहुजन मुक्ति पार्टी में जब वोट्स देखे हमने, और हालांकि ये सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम अगर नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा देना चाहिए, तो वही मैंने किया कि हमारे वोट्स 500-600 वोट भी एक कैंडिडेट को भी नहीं मिल पा रहे। मैं खुद उस समय 30 या 40 हज़ार वोट्स मुझे कुछ मिले थे। तो मैंने देखा कि हम लोग फेलियर है, तो मैंने इस्तीफा दे दिया, और मैंने देखा कि बीएमपी से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, और हमारा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन हमारी लड़ाई आपस में ही चल रही है। हम वोट्स किसके खा रहे हैं? तो बीएसपी के। तो आपस में एक दूसरे के पैर खींचने के बजाय मैंने कहा कि पॉलिटिक्स अगर आपस में ही लड़ना है
तो मैं ये ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। तो मैं बीएमपी से ही नहीं, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से मैं बाहर आ गया, क्योंकि हमारी समस्या पॉलिटिकल नहीं है, हमारी समस्या सोशल है, रिलीजियस है, एजुकेशनल है, इकोनॉमिकल है। तो मैं उस फ्रंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जब मैं इनके साथ था तब बाबा साहब का परिवार है, और जब अभी बाहर हूँ तो बाबा साहब का परिवार नहीं है। मेरी खुद की डिफेमेशन केस इनकी जो एक मीडिया चलता है उसके ऊपर है। 5 करोड़ का दावा हमारा, इन्होंने वो मीडिया में एक झूठी रिपोर्ट चला दी। तो अब मैं वही उनको डिफेमेशन की केस हमारी लगी है। अब उनको कहा है कि प्रूफ करो। इनका कहना है कि राजरत्न अंबेडकर, अभी 2 साल से राजरत्न अंबेडकर नाम लगा रहे, इससे पहले क्या नाम लगा रहा था, तो वो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि इससे पहले मेरा नाम क्या था, वो भी मुझे बताओ। और उन्होंने कहा कि राजरत्न अंबेडकर को परदेश में ये कैसे जाते हैं, वीज़ा कहाँ से मिलता है, इनका पासपोर्ट तो हाईकोर्ट मुंबई ने जब्त किया है, ऐसा इनके वीडियो में है। इन्होंने वो वीडियो चलाई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बताओ मुझे कि कौन से हाई कोर्ट ने मेरा पासपोर्ट लिया है, या कौन से हाई कोर्ट ने मेरे पर बंदी डाली है। तो ये 2-3 सवाल मैंने उनसे पूछे हैं। डिफेमेशन अगर ये सवाल देते हैं तो ठीक है, जवाब देते तो ठीक है, तो या तो फिर एक 5 करोड़ का डिफेमेशन। अंबेडकर नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया है। आज हमारे लिए हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की बाबा साहब की मूवमेंट है। हम आपके पदों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपके एमपी और एमएलए बन के हम कोई बड़े नहीं होने वाले। हमारा जो नाम है, हमारे पीछे जो नाम है, ये राष्ट्रपति से भी बड़ा पद है हमारे लिए। तो इस पद के लिए, इस गरिमा के ऊपर अगर कोई आंच उठाता है तो हम लोग जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बहुजन मूवमेंट से जुड़े कुछ नेता आरएसएस के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन बाद में कई बार ऐसा चलता है कि सब कुछ अंदर से मैनेज है। आजकल आप भी आरएसएस के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, बहुत लोग आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, भारत में बोलने का काम करते हैं। इंडिया में कैसा है, इंडिया में मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि पूरा का पूरा देश आरएसएस के अंडर है। तो यहाँ पर आप कितना भी चिल्ला लो, आरएसएस को बैन करो, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, कितना भी चिल्ला लो, उनको पता है सुनने वाले हम ही हैं। तो ये आप लोगों को भी देखना चाहिए कि आज इंडिया में रहकर ही नहीं, मैंने आरएसएस आतंकवादी संगठन है या यूएन में बोला है, यूनाइटेड नेशंस में। अब हमारी जो ऑफमी का मैं काम कर रहा हूँ, पीटर फ्रेडरिक ने ये पिटीशन डाली है कि आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, और वो सारे प्रूफ दिए हैं। अगर आपका कहना है कि बहुत सारे लोग आरएसएस के लिए बोलते हैं लेकिन अंदर से मैनेज होते हैं, अगर हम लोग सही में आरएसएस से मैनेज होते तो क्या यूएन में हम लोग आरएसएस आतंकवादी संगठन है और इसको बैन करवाओ, तो ये बात क्या हम यूएन में कहते हैं, यूरोपियन यूनियन में हम लोग ये कहते हैं कि आरएसएस आतंकी संगठन है। आज जिस भी मैं देश में जाता हूं, हमारा मुद्दा ये नहीं होता कि एनआरसी को बंद करवाओ या सीए को बंद कराओ, हम कहते हैं इसके पीछे जो है वो है आरएसएस को बैन करवाओ। पूरे विश्व से हम लोग आरएसएस को बैन करवाने की मांग कर रहे हैं। मेरे ऊपर खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आरएसएस के लोगों ने हमला कर दिया था हमारे उस कॉन्फ्रेंस पे। विषय था राइज ऑफ फैसिज्म इन इंडिया। तो ऑब्वियसली आरएसएस को ये लगा कि इंडिया की बात कर रहे हैं और इंडिया में किस तरह से तानाशाही चल रही है ये पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं। तो अगर हम लोग अंदर से आरएसएस से जुड़े होते तो विश्व में हम लोग आरएसएस को खुला करने का, नंगा करने का काम नहीं कर रहे होते। अंदर से हम लोग मैनेज होते, सिर्फ कहाँ बोलना है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलो। तो ऐसी पॉलिसी लेकर हम लोग नहीं चल रहे। आज भी मैं मेरे जो आंदोलन है ये समाज के पैसों के ऊपर चलाता हूँ। मैं कांग्रेस से या बीजेपी से, वो तो हमको पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं कि हमारा पैसा ले लो, लेकिन एक भी रुपया हम लोग इस मूवमेंट को नहीं लेते। सीए के आज आप जैसे कह रहे हो कि अंदर से कुछ लोग मैनेज होते हैं, तो देखो इतनी सारी बहुजन मूवमेंट चल रही है, मुझे 4 बहुजनों के नाम बता दो जिन्होंने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जो लोग आरएसएस को, ब्राह्मणों को दिन रात गाली देते हैं, किसी 4 छोड़ो, किसी 2 नेताओं के नाम बताओ जिसने सीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आज हमने सीए के विरोध में याचिका दायर की है। यानी आपके हिसाब से आप आरएसएस को गाली दोगे और आपके हिसाब से आप अंदर से उनका भी काम करोगे। ये हम लोगों अब पहचानना शुरू कर दिए है, और इसलिए हमारे लोगों को भी ये जानना होगा सिर्फ बोलने से नहीं होता है,
सिर्फ आरएसएस को गाली देने से नहीं होगा। कौन ऑन पेपर इसको बैन करवाने की कोशिश कर रहा है, कौन सीए एनआरसी को कोर्ट में खींचने का कोशिश कर रहा है, कौन देश के बाहर इसको बंद करवाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर भी लोगों को देखना चाहिए। आजकल जो भारत के हालात हैं, जैसे मॉब लिंचिंग हो रही है, घटगिनती लोगों पर हमले हो रहे हैं। अगर कोई आरएसएस के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो उस पर राष्ट्रद्रोह का पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। तो क्या इसको हिंदू आतंकवाद की उत्पत्ति समझ सकते हैं? देखो, मैं तो हिंदू आतंकवाद या मुस्लिम आतंकवाद या ऐसा कोई नहीं मानता। आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, ना तो कोई कपड़े होते हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं कि आतंकियों को आप कपड़ों से, लिबास से पहचान सकते हो, तो आतंकियों का कोई लिबास नहीं होता। और अगर कपड़ों से पहचानना ही है, कपड़ों से ही आतंकवादियों को पहचानना है, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कपड़े कौन से कलर के हैं वो देख लो। वो अंदर संसद में है और वो आतंकी कृत्यों में अंदर गई थी, तो उनके कपड़े देख लो। तो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई लिबास नहीं होता। लेकिन आज जो ये चल रहा है, आज क्या हो रहा है, अगर आप बीजेपी के समर्थक हो, अगर आप बीजेपी के समर्थक नहीं हो, तो आप सीधे सीधे देशद्रोही हो। तो ये एक भावना हो गई है। देश का लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो देश में ऑपोजिशन का होना जरूरी है। आज जो ऑपोजिशन देश का है वो है कांग्रेस। मेरे ख्याल से देश के लोगों को तरह से आज एनआरसी सीए के लिए बैठे हैं लोग, देश के लोग बैठे हैं उसका विरोध करने के लिए। एक विरोध कांग्रेस का करने के लिए भी लोगों को बैठना चाहिए। और मैं एक जल्दी एक जनाजा निकालने वाला हूं कांग्रेस का। ये वो ऑपोजिशन है जो अंदर होके भी चुप है। हम लोगों को आज रास्तों के ऊपर बैठने की बारी आ गई है। ये राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी, उनको वो ऑपोजिशन का रोल करने का अथॉरिटी देश के जनता ने दिया है, लेकिन वो उनका काम नहीं कर रहे। और इसलिए आज बीजेपी ये पूरा लोकतंत्र को खत्म कर रही है। लोकतंत्र को खत्म करने में जितना बीजेपी का सहभाग है उतना ही कांग्रेस का भी है। ये दोनों मिलकर देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, दोनों मिलकर मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं। और इसलिए आज देश की जनता खुद रास्तों के ऊपर आ रही है कि अगर कांग्रेस हमारा आवाज नहीं उठाती तो हम अपने आवाज खुद उठाएंगे। इसलिए देश के लोग आ रहे हैं। तो ये जो आज दो देश के लोग जो रास्तों के ऊपर आ रहे हैं उनको भी देशद्रोही बताया जा रहा है। मेरे लिए टीवी के ऊपर चल रहा है कि मैं देशद्रोही हूं, मुझे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो ये सब चल रहा है। तो जो देश के लिए आवाज उठाएगा वो देशद्रोही है। तो आज ये फिर से हमारी आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने अपने जीते जी बोला था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस एक जलता हुआ महल है, जो उसमें जाएगा वो जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बाबा साहब के साथ जो कांग्रेस ने किया जी, आपको मालूम है, जी सभी दुनिया जानती है। उनके जीते जी बाबा साहब को उसके फलसफे को दफन करने की कोशिश की, लेकिन मान्यवर साहब श्री कांशीराम ने उस फलसफे को मुड़ जीवित किया। आपका बाबा साहब का परिवार इसके बदले में साहब मान्यवर कांशीराम को किस आदर से देखता है? देखो, मैं तो यहाँ पर जब आता हूँ, नॉर्थ साइड में आता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत लोगों में जागरूकता भी नहीं थी। वो जागरूकता मान्यवर काशीराम जी के माध्यम से हुई। और आज मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ उनको, उनके मूवमेंट को। और रिस्पेक्ट देते समय जब हम उनके साथ खुद को तोल कर देखते हैं तो हम अभी तक आधे में भी नहीं पहुँच पाए। वो मुझे एक यूपी के मान्यवर जी के एक साथी है, 80-85 ईयर के हैं। जब भी मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूं तब वो मेरे साथ होते हैं, सारे प्रोग्राम्स में होते हैं। और हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। तब वो हमको एक बात कहते हैं कि काशीराम जी साइकिल पर चलकर चने खाकर मूवमेंट चलाते थे। चने खाकर हम लोग गाड़ियों में, 4 व्हीलर में चिकन खाकर मूवमेंट चला रहे तो भी वो मूवमेंट खड़ी नहीं हो पा रही। तो ये हमारी डिफरेंस है। तो मान्यवर जी ने जो किया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जिस मूवमेंट को आगे लेकर आए, तो उसको हम बचा नहीं पा रहे या उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। मान्यवर जी ने यहाँ तक काफिला लेकर आया, लेकिन वो काफिला हमको आगे लेकर चलना है। तो बाबा साहब का परिवार में से मैं इंडिविजुअली, क्योंकि मैं बाकी के लोगों का मत ये नहीं रखना चाहता, मैं इंडिविजुअली कहना चाहूँगा कि मैं काशीराम जी को काफ़ी आदर देता हूँ।
और केवल उनको ही नहीं, जिन्होंने जिन जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने बाबा साहब की और हमारे महापुरुषों का आंदोलन चलाया, बाबा साहब ने भी जो आंदोलन चलाया, ये बुद्ध का, संत कबीर जी का, गुरु रविदास जी का, गुरु नानक जी का, यही वो आंदोलन है जो बाबा साहब आगे लेकर आए हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाएगा। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का रिश्ते में मैं उनका वारिस होऊंगा, लेकिन बाबा साहब के विचारों के वारिस माननीय काशीराम जी है। तो ये एक्चुअल रिलेशंस है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा। ज़्यादातर आज़ादी के बाद ज़्यादातर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार कांग्रेस इतनी बेईमान रही है बाबा साहब के प्रति, तो उसको भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन जब 89 में बीपी सिंह सरकार केंद्र में आई तो उन पर प्रेशर बनाकर मान्यवर कांशीराम ने उनको भारत रत्न दिलाया। लेकिन क्या बाबा साहब का परिवार भी कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की बात करेगा? सब मान्यवर कांशीराम को क्यों नहीं? मान्यवर काशीराम जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये सिर्फ बाबा साहब के परिवार के नहीं, बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति की मांग होगी कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न जैसे किताब से नवाजा जाए। ये उनके किए हुए काम को, समाज को जो उन्होंने जगाया, कौम को जो जगाया, उसका हम लोग एक 10% भी नहीं है, ये भारत रत्न उतना भी नहीं है। तो मेरी तो ये मांग होगी। आज तो देखो, ये भारत रत्न को अभी भारत रत्न नहीं, वो तो ब्राह्मण रत्न हो गया है। सभी ब्राह्मणों को वो भारत रत्न दिया जा रहा है। तो ये ब्राह्मणों को देने के बजाय हमारे बहुजनों की जिन्होंने ये मूवमेंट चलाई, उनको भी ये भारत रत्न मिलना चाहिए। आजकल जो छोटे छोटे संगठन उभर रहे हैं, जब बन रहे हैं, तो बहुजन मूवमेंट के रास्ते में जो रुकावटें नहीं है? देखो, अलग अलग जितनी देर तक बटे रहोगे उतनी ही आपकी ताकत बटी रहेगी। ये छोटे छोटे संगठन बनाने के बजाय जो पॉलिटिकली हो, नेशनल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हो, एजुकेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, इकोनॉमिकल लेवल पे काम कर रहे हो, हमको उनके साथ जुड़ना चाहिए। उनके साथ जुड़कर ये काम करना चाहिए। अलग अलग छोटे छोटे संगठन बनाकर अपनी ही संख्या को डिवाइड करते रहोगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है उसको भी हम लोग तबाह करने के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा मैं वो समझूंगा। कुछ लोग बसपा की नीतियों के ऊपर अटैक करते हैं, पर उनके पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन इस भ्रम की स्थिति में लोग कहाँ जाएं? देखो, अगर बसपा की नीति के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो अंदर बैठकर समझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हमको आपस में लड़ने के बजाय आज जो हमारा दुश्मन घर तक आ गया है, घर के दरवाजे तक आ गया है, ऐसे हालातों में अपनी जो समस्या है वो बाजू में रखते हुए हमको बीजेपी, कांग्रेस को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए एक होकर काम करना होगा। हमारी इलेक्शंस में जैसे हमारी जीत हासिल होती है, उसके बाद हम लोग हमारे पर्सनल जो कुछ ईगोज है, जो हमारी आपस में कुछ हो गया है, उसको हम लोग बाद में सॉल्व करें। लेकिन आज हमारा दुश्मन स्ट्रांग है, सभी स्तर से हमको उसको लड़ना है। क्या आप तहे दिल से बहन जी को अपना लीडर मानते हैं? जी, मैं तो 2019 से पहले से ही मैं तो सारे इसमें प्रचार कर रहा हूँ। हरियाणा में प्रचार किया हूँ कि आप मायावती जी हमारा नेशनल लेवल का संगठन है, लीडर है, हमारे वोट्स कहीं बिखरने नहीं चाहिए, बीएसपी को ही जाने चाहिए। और मैं बीएसपी का वैसे मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का भी मेंबर नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल वे में अगर सपोर्ट करता हूँ तो बीएसपी को करता हूँ। क्या आपने को बहन जी से मिलने का कोई समय मांगा है? जी, मैं अपने अशोक सिद्धार्थ जी से मेरी बात हुई थी, राज्यसभा के जो मेंबर है, उनसे भी मेरी बात हुई है। और मैंने भी 2019 में ही उनको कहा था, इलेक्शन से पहले, कि वो जब मुझे बीएसपी की सीट ऑफर की गई थी, तो मैंने कहा था मुझे एक सीट लड़ने के बजाय, मैं खुद के लिए सीट लड़ने के बजाय मैं बीएसपी के सारे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने के लिए जाना चाहता हूं। मेरी उम्र कुछ आज कोई ज़्यादा नहीं है और मेरे लिए और बहुत बड़ा करियर आगे है, 30-35 साल और मेरे पास है। मैं क्या कल ही बूढ़ा नहीं होने वाला हूँ। तो आज मुझे सीट देने के बजाय मैं आज बीएसपी के लिए सारे सीटों के लिए प्रचार करता हूँ, सारे सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स उनको कैसे मिले उसके लिए काम करता हूँ। और ये काम मैंने उनको तभी सजेस्ट किया था, अशोक सिद्धार्थ जी को, और उनको कहा था कि मैं मायावती जी से आप मेरी मुलाकात करवाइए। और मैं पूरे देश भर में बाबा साहब का भी परिवार अब बीएसपी के साथ है, ये बात पूरे देश भर में जाए, ये मैं सोच रहा था। लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से कोई संपर्क, यानी वहाँ से कोई ये नहीं आया है,
उनका कोई जवाब नहीं आया है। ये मुलाकात उम्मीद की जानी चाहिए भी ये बहुत जल्द हो सकती है। उम्मीद है मुझे, क्योंकि सभी लोग तो मिल रहे हैं। जो रेड्डी हमने देखा आंध्र प्रदेश के, वो मिल रहे हैं। तो अगर और पॉलिटिकल पार्टी के नेता अगर मिल रहे हैं तो मायावती जी तो हमारी है, तो हमको तो ज़रूर मिलेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आजकल जो हालात हैं उसके मुताबिक बहुजन मूवमेंट काफ़ी हाशिए पे चले गई है, तो इसके क्या कारण मानते हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आज शेड्यूल कास्ट के लोगों को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है, और अलग अलग पार्टियां हमारे ही बहुजनों की बनाई जा रही है, ताकि हमारे जो ऑलरेडी लिमिटेड वोट्स है उसको भी कम किया जाए। बाबा साहब ने हमको एक ताकत दी है, भले हमारी संख्या कम हो, लेकिन हम बैलेंसिंग पावर का काम करते हैं। जिसके बगल में खड़े होते हैं उसकी सत्ता आ जाती है। इसलिए हमारी ये पावर को जीरो करने के लिए, ये उस बैलेंसिंग वोट को तोड़ने के लिए अलग अलग पार्टियां खड़ी कर रहे हैं, और अलग अलग पार्टियां जैसी खड़ी होंगी हमारी जो बैलेंसिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी। ये सारा जो हो रहा है ये वो पावर को खत्म करने के लिए काम हो रहा है। आप महाराष्ट्र के मुकाबले पंजाब में ज़्यादा सरगर्म हो, क्या क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं सभी राज्यों में, आज यहाँ पंजाब में हूँ, मैं कर्नाटक जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, तेलंगाना, आंध्रा, सब पूरे देश में घूम रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एक ही राज्य को समय दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे राज्यों, पूरे भारत में जब पंजाब को कंपेयर करता हूँ, तब मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की मूवमेंट अगर सभी राज्यों को तुलना करके देखा कि कहाँ से जल्दी खड़ी हो सकती, तो मुझे लगता है पंजाब स्टेट है जहाँ से बाबा साहब की मूवमेंट बहुत जल्दी खड़ी हो सकती है। यहाँ पर सभी लोग तैयार है, यहाँ पर सभी लोग रेडी बैठे हुए हैं। माननीय काशीराम जी के आंदोलन की वजह से सभी लोग यहाँ पर बाबा साहब के आंदोलन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई नेशनल लीडरशिप, कोई लीडरशिप यहाँ पर नहीं आ रही है। और इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ से मूवमेंट बाबा साहब की फिर से खड़ी किया जाए, और यही से बाबा साहब के जो कार्यकर्ता है ये संसद में भेजे जाए, आने वाली विधानसभा में भेजे जाए, और हमारी जो नेशनल लेवल की पार्टी है बीएसपी को मजबूत किया जाए। यही मेरा मानना है। हाल ही दिल्ली के चुनाव होकर हटे हैं, तो उसमें एक ब्राह्मण हार गया और एक ब्राह्मण जीत गया है। ए टीम की जगह बी टीम ब्राह्मण आ गया है, लेकिन हमारा एक बहुजन मूवमेंट का एक बड़ा तबका जो है वो काफ़ी खुश नजर आ रहा है, लेकिन भ्रम की स्थिति है। इस भ्रम की स्थिति को कैसे दूर करेंगे? देखो, आज भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल है कौन। ये केजरीवाल के खुद के वीडियोस हैं, वो खुद कहते हैं कि हम तो पैदाशी बीजेपी वाले हैं, हमारे पिताजी जेल जाकर आए हैं। ये उनका ही स्टेटमेंट है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है, कांग्रेस को अगर कोई रोक सकता है, तो वो केजरीवाल रोक सकता है। लेकिन लोग ये नहीं समझ में आता उनको कि केजरीवाल उन्हीं का प्रोडक्ट है, उन्हीं में से बाहर निकाला हुआ ये एक प्रोडक्ट है। और आम आदमी पार्टी ये कुछ दूसरी कोई पार्टी नहीं है, ये केवल कांग्रेस के खिलाफ जो नाराजगी थी 2007-8 में, उस समय अन्ना हजारे को आगे लाया गया। अन्ना हजारे उस समय की जो भावना थी लोगों की, वो कांग्रेस को लाइक नहीं करते थे, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन बीजेपी के पास भी लोगों के लिए प्यार नहीं था कि कांग्रेस से नाराज है तो चलो बीजेपी में चले जाए। और इसलिए बीजेपी को तब लगा, कांग्रेस को तब लगा कि हमारे पास से लोग चले जा रहे हैं, बीजेपी के पास नहीं जा रहे। इन हालातों में अगर बीएसपी के पास चले गए तो कल को दिल्ली में बीएसपी की सरकार बनेगी। इसलिए ये जो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं, जो दिल्ली में 70% है, वो लोग बीएसपी की तरफ ना जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी बनाई गई। और वो आज शेड्यूल कास्ट के लोग, मैं पूछता हूँ, दिल्ली में 70% आम वाल्मीकि कम्युनिटी के वोटर्स हैं, वो लोग वोट देते, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट बनाने के बाद कितने परसेंटेज वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को मिनिस्ट्री दी जाती है, कितने लोग मिनिस्टर बनते हैं? आपको वोट लेते समय वाल्मीकि चाहिए और सीएम पद देते समय बनिया चाहिए। मुझे बताओ उस दिल्ली में बनिया कम्युनिटी के कितने वोट है? वोट के हिसाब से अगर आप मिनिस्ट्री को डिवाइड करते हो तो 70% मिनिस्ट्री ये वाल्मीकि कम्युनिटी के पास होनी चाहिए। लेकिन एक दो वाल्मीकि को मिनिस्टर बना देते हैं, और जैसे ही मिनिस्टर बना देते हैं उनके पीछे ईडी, सीबीआई और क्या क्या लगा देते हैं। वो बेचारा 5 साल काम नहीं कर पाता,
हमने देखा है जो जो लोग आज आम आदमी पार्टी से बाहर निकले, वाल्मीकि कम्युनिटी के जो एमएलएस थे, आज बीएसपी में गए, उनको क्या काम करने दिया? तो ये जो चल रहा है लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया उनके पास है, हमारे पास मीडिया नहीं। दिन रात आज चल रहा था केजरीवाल केजरीवाल। अगर मोदी को कोई गाली देगा तो केजरीवाल ही है, अमित शाह को कोई जवाब देगा तो केजरीवाल है। यानी देश में तीसरी पार्टी ही नहीं है। पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस को भी इस बार नहीं बता रहे थे, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बीएसपी के बारे में कोई चैनल नहीं दिखाएगा। यानी बहुजनों की जो पार्टी है, बहुजनों को पॉलिटिक्स है, कोई नहीं दिखाएगा। मीडिया उनके हाथ में है, इसलिए इन लोगों को वो समझा पाना बहुत मुश्किल है। संविधान के मुताबिक अगर कि गया गुजरा आदमी उसकी वोट का भी जो उसकी वोट की जो कीमत है कि ब्राह्मण के बराबर है, अगर वो देश का प्रधानमंत्री उसके बराबर है। लेकिन जब उसी संविधान के मुताबिक एक शेड्यूल्ड कास्ट एक इस मुल्क का राष्ट्रपति बनता है तो वो आरएसएस के लोगों के पैर छूता है। तो क्या मान्यवर कांशीराम की या बाबा साहब की कहीं ना कहीं अंतरात्मा झंझोड़ती नहीं होगी? देखो, ये वो लोग हैं, मैंने पहले ही कहा 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है। ये गांधी के पूना पैक्ट से जन्मे हुए लोग हैं। ये बाबा साहब के रिजर्वेशन का, बाबा साहब ने जो कम्युनल अवार्ड लाए थे, गांधी ने जो अनशन किया, उसके बाद जो रिजर्व सीट मिली, ये जो लोग तैयार होके जा रहे हैं, ये इनका बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। ये गांधी के दलाल है, ये गांधी ने भेजे हुए लोग हैं। तो ऐसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में जो 131 है, ये बाबा साहब का खा तो रहे हैं लेकिन गा रहे हैं गांधी का। और इसलिए ये बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सीए का समर्थन करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट हटाया गया उसका समर्थन करते हैं, एससी रिजर्वेशन इन प्रमोशन हटाया गया उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब ने तो मैं तो कहूँगा कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये बंद होना चाहिए। और बाबा साहब ने जो कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट हमको होना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट भी हमारा हो और वोटर भी हमारा हो। क्योंकि गांधी का जो पूना पैक्ट है वो टोटल पूरी तरह से फेल हो चुका है, और इसलिए हमको बाबा साहब ने दिया हुआ कम्युनल अवार्ड फिर से चाहिए। और उस तरह का जब तक हमारे एमपी और एमएलए समाज के चुने हुए लोगों के नहीं हो, तब तक हमारे एमपी एमएलए हमारी बात नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बदले हमको हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। पॉलिटिकली रिजर्वेशन हमारी सीटों के ऊपर जो हम लोगों को मिल रहा है, ये सारा का सारा बीजेपी चुरा के लेके जा रही है, ये सारा का सारा कांग्रेस लेके जा रही है। आज शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स पे एक भी बहुजनों का पार्टी वहां से अपना एमपी या एमएलए नहीं भेज पा रही, ये सारा कांग्रेस और बीजेपी लेके जा रही है। या फिर हम लोगों को ये मांग करनी चाहिए कोर्ट में कि ये सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, इस सीटों के ऊपर भी बीजेपी और कांग्रेस अपना हाथ ये कर रही है, अधिकार जमा रही है। कोर्ट में हमको ये साबित करना चाहिए कि बीजेपी शेड्यूल कास्ट की पार्टी नहीं है, कांग्रेस शेड्यूल कास्ट की पार्टी नहीं है, आम आदमी शेड्यूल कास्ट की पार्टी नहीं है। जो पार्टी शेड्यूल कास्ट की नहीं है, उन सीटों के ऊपर ये कैसे क्या लड़ रही है? तो ये हम लोगों को एक आंदोलन देश में खड़ा करना चाहिए। क्रांति टीवी के बारे में मैं क्रांति टीवी के दर्शकों को, सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड लेवल पे, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे हमारा कोई मीडिया नहीं है। तो क्रांति टीवी के दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आज क्रांति टीवी काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, या कल को मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सैटेलाइट पे भी हमारा चैनल आए, हमारा स्टूडियो हो, और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हमारे हाथों में हो। जिस तरह से जी न्यूज़ दिन भर मोदी का प्रचार करता रहता है, एबीपी माझा मोदी आरएसएस का प्रचार करता रहता है, आज तक करता रहता है, उसी के बगल में हमारा भी चैनल बैठा है, क्रांति टीवी उसी के बगल में बैठे और सभी के घरों में दिखे, सभी के टीवी पे दिखे, और केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी सभी देशों में ये चैनल दिखे, ऐसी एक उम्मीद करता हूँ। और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हमारे हाथों में हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये थे मेरे साथ वर्ल्ड पर्सनैलिटी बाबा साहब के पटपोतरी राजरत्न अम्बेडकर जी, जिन्होंने क्रांति टीवी के तीखे सवालों का जवाब तीखे दिए। क्रांति टीवी का पूरा दायरा उनको धन्यवाद बोलता है। जय भीम, जय भारत।